हेलो स्टूडेंट, साइंस में चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं हम। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में और लवण के बारे में। ये कैसे होते हैं, किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो मैं आपके सामने से स्टार्ट करता हूँ। देखो, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक यौगिक HCl, एक लिखा मैंने NaCl और एक लिखा NaOH। ठीक है। जब पहला पार्ट पढ़ा था तो उसमें हमने सूत्र बनाना सीखा था कि किस प्रकार ये सूत्र बनते हैं। ये NaCl ही बना, NaCl2 नहीं बना, ये NaOH ही बना। चूँकि ये ऋणायन और धनायन से मिलकर बन रहे हैं। किससे मिलकर बन रहे हैं? ऋणायन और धनायन से। ये H प्लस Cl माइनस, मान लो ये H प्लस और Cl माइनस से मिलकर बन रहा है। ये Na प्लस और Cl माइनस से मिलकर बन रहा है। ये Na प्लस और OH माइनस से मिलकर बन रहा है। ठीक है। ये जिस आयनों से मिलकर बने हुए हैं, ये जिन आयनों से मिलकर बने हुए हैं, यदि हम इन्हें जल में डालें, मतलब पानी में डालें, इन पदार्थों को अलग अलग करके पानी में डालें। पानी में डालने से क्या होगा? इनका जलीय विलयन बन जाएगा। HCl को पानी में डालने पर HCl का जलीय विलयन बन जाएगा। NaCl को डालने पर NaCl का जलीय विलयन बनेगा और इधर NaOH का जलीय विलयन बनेगा। जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होगा? ये HCl जिन आयनों से मिलकर बना है उन आयनों में टूट जाएगा। NaCl जिन आयनों से मिलकर बना है उन आयनों में टूट जाएगा और NaOH जिन आयनों से मिलकर बना है उन आयनों में टूट जाएगा। तो ये अपने आयनों में टूटेगा। तो इसमें कौन कौन से आयन है? H प्लस और Cl माइनस, ये इन दो आयनों में टूट गया। इसमें कौन कौन से आयन है? इसमें है एक तो Na प्लस और एक है Cl माइनस, तो ये इन दो आयनों में टूट गया। और इसमें कौन कौन से आयन है? Na प्लस और OH माइनस आयन में टूट गया। तो इधर देखो, जलीय विलयन में HCl ने H प्लस आयन दिया और NaOH ने जलीय विलयन में OH माइनस आयन दिया। कौन सा आयन दिया? OH माइनस आयन। तो याद रखना, जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, कौन से आयन देते हैं? H प्लस आयन, उन पदार्थों को कहा जाता है अम्ल। क्या कहा जाता है? अम्ल। और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं उन्हें कहा जाता है क्षार। क्या कहा जाता है? क्षार। HCl का नाम पता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यह है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? सोडियम क्लोराइड। तो इसमें न तो H प्लस है और ना ही OH माइनस है, इसलिए ये क्या होगा? लवण। जो पदार्थ जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल। जो पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे? क्षार। और जो पदार्थ न तो H प्लस देंगे न OH माइनस देंगे उन्हें क्या कहेंगे? लवण। ये जो लवण होते हैं वो लवण अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं। लवण अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये HCl है। क्या है? HCl। और ये NaOH है। क्या है? NaOH। ये NaOH और HCl आपस में जब क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो इनमें से क्या होगा? ये देखो, H2O। क्या लिखा रहा है? H2O। ये जल का अणु निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। H2O निकलने के बाद ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। इस तरह से पास में जाएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl। ये पहले क्या था? NaOH, एक क्षार। क्या था?
ACl पहले क्या था, एक अम्ल, HCl अम्ल था। इन दोनों के मिलने से जल का अणु गायब हुआ, जल का अणु गायब हुआ और क्या बन गया, NaCl बन गया। क्या बन गया, NaCl। NaCl में ना तो H प्लस है ना OH माइनस है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, लवण का। HCl में H प्लस है इसलिए अम्ल होगा, और NaOH में OH माइनस है इसलिए यह एक क्षार होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ H2SO4, क्या लिखा मैंने, H2SO4, जब इसका जली विलयन बनाएंगे, मतलब जब इसे पानी में डालेंगे, पानी में डालने के बाद ये जिन आयनों से मिलकर बना है उन आयनों में टूट जाएगा। तो इसमें एक तो H प्लस आयन होंगे और एक SO4-2 आयन होंगे। ये जो आयन है, धन आयन ऋण आयन, ये हम जो पहला चैप्टर था उसके शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि कौन द्विसंयोजी धन आयन है, कौन एक संयोजी धन आयन है, कौन द्विसंयोजी ऋण आयन है, कौन एक संयोजी ऋण आयन है, और कौन त्रिसंयोजी है। ये सब, कौन मोनोएटॉमिक है, कौन पॉलीएटॉमिक है, ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो किसी ने यदि पहला वीडियो नहीं देखा हो, डायरेक्ट ये सोच रहा हो कि मैं दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करूँगा, नहीं, पहले पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंपाउंड आएंगे बहुत सारी अभिक्रियाएं आएंगी। उन अभिक्रियाओं को समझने के लिए हमें पूरा चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाला दे रखा है, वो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वापस आ जाओ यहाँ पर H2SO4 पर। H2SO4 को जब जली विलयन, H2SO4 का जब जली विलयन बनाएंगे तो ये H प्लस और SO4-2 में टूट जाएगा। यहाँ पर 2 H है इसलिए 2 H प्लस में टूटेगा। SO4 एक ही है इसलिए SO4 में टूट जाएगा। चाहे एक H प्लस हो, चाहे 2 H प्लस हो, चाहे बहुत सारे H प्लस हो, लेकिन है क्या, H प्लस। जली विलयन में दे क्या रहा है, ये H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए जो जली विलयन में H प्लस आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, तो ये भी एक अम्ली होगा। H2SO4 क्या है, अम्ल। H2SO4 क्या है, अम्ल। इसे यहाँ लिखना पड़ेगा, जैसे HCl लिखा ना, इसलिए अम्ल की कैटेगरी में H2SO4 लिखा जाएगा। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं, ये लिखा मैंने MgOH का होल ट्वाइज। क्या लिखा, MgOH का होल ट्वाइज। इसका इसको जब जल में मिलाएंगे, जली विलयन बनाएंगे, तो ये किस किस में टूटेगा, Mg+2 और OH माइनस। कितने हैं, 2। OH माइनस कितने हैं, 2 OH माइनस है। एक OH माइनस होगा तो भी क्षार होगा, 2 OH माइनस होंगे तो भी क्षार होगा, इसलिए ये MgOH का होल ट्वाइज किसका एग्जाम्पल है, क्षार का एग्जाम्पल है। यदि यहाँ पर मैं इसकी बजाय लिखता, यहाँ पर इसकी बजाय में लिखता MgCl2, तो ये किस किस में टूटता, Mg+2 और Cl माइनस में। Mg+2 और Cl माइनस में टूटता, न तो H मिला न OH मिला, इसलिए किसका एग्जाम्पल होगा, लवण का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अम्ल के बारे में एक बात पता चली कि जो अम्ल होते हैं वो जली विलयन में H प्लस आयन देंगे, और जो क्षार होते हैं वो जली विलयन में OH माइनस आयन देंगे। और अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बने होते हैं, जिनके पास न तो H होता है न OH होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करने के बाद अम्ल का H और क्षार का OH जल के रूप में बाहर निकल जाता है, और बचे हुए जो आयन होते हैं वो मिलकर लवण बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, लवण। अम्ल को इंग्लिश में कहा जाता है एसिड। क्या कहा जाता है, एसिड। और क्षार को कहा जाता है बेस। क्या कहा जाता है, बेस। और लवण को कहा जाता है साल्ट। लवण का इंग्लिश नेम क्या है, साल्ट। एक तो होता है क्षार, कौन, क्षार, और एक होता है क्षारक, जो चैप्टर में लिखा रहा है, क्षारक। याद रखना, वे क्षारक, क्या बोला मैंने, वे क्षारक जो जली विलयन बनाते हैं,
अर्थात जल में घुल जाते हैं, उन क्षारकों को कहा जाता है क्षार। क्या कहा जाता है? क्षार। मतलब जितने भी क्षार होते हैं वो सारे क्या होते हैं? क्षारक। लेकिन सारे क्षारक क्षार नहीं होते हैं, क्योंकि क्षार किसे कहा? जो जल में घुल जाते हैं, है ना। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं वही क्षार कहलाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे क्षारक जल में घुल जाएं, तो जो क्षारक जल में नहीं घुलेगा उसे सिर्फ क्षारक कहेंगे, और जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसका स्पेशल नाम बुलाएंगे क्षार। क्षार को इंग्लिश में कहा जाता है एल्केली। एल्केली धातुएं थी, क्षार धातुएं। इसी प्रकार यहाँ पर ये शब्द है क्षार। क्षार को ये जो बेस लिखा मैंने यहाँ पर कोष्टक में क्या लिख रखा है? बेस। क्षार, चूंकि क्षार क्षारक का एग्जाम्पल है, जो क्षार होते हैं वो क्षारक है ही सही, और इसी संदर्भ में इनका अध्ययन किया जाता है। ज़्यादातर अध्ययन इसी संदर्भ में किया जाता है। क्षारक और क्षार में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, इसलिए इनका जो स्टडी की जाती है वो एक मानते हुए की जाती है। इसमें कोई ज़्यादा मतलब सोचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्ल की है तो हमने जलीय विलयन में पहचान की कि जो H+ देंगे वो अम्ल होंगे, और जो OH- देंगे वो क्षार होंगे, और जिनके पास न H+ है न OH- है वो लवण है ना। इन अम्ल और क्षार को पहले डिटेल से पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार पढ़ने के बाद फिर बाद में लवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अम्ल की पहचान टेस्ट करके भी कर सकते हैं, और ये क्षार की पहचान भी टेस्ट करके कर सकते हैं। लेकिन जो अम्ल या क्षार होते हैं ये एक केमिकल है। क्या है? केमिकल। और ये अपने को नुकसान पहुंचा सकते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जैसे कि मान लो ये अपने शर्ट पे गिर जाए, कोई एसिड शर्ट पे गिर जाए, है ना, तो क्या होगा? उस शर्ट को जला देगा। चमड़ी पे गिर जाए, चमड़ी को जला देगा। आपको पता होगा एक तेजाब, तेजाब का ये H2SO4 तेजाब ही है। H2SO4 क्या है? तेजाब। और तेजाब के बारे में आप जानते हो कितना खतरनाक होता है। किसी मान लो तेजाब अगर किसी के मान लो चमड़ी पे गिर जाए तो उस चमड़ी को बुरी तरह से मतलब पूरी तरह से जला देता है ना। और मान लो आपको बाथरूम वगैरह की सफाई करनी हो तो वहाँ क्या कहते हैं? एसिड डालना पड़ेगा, है ना। तो एसिड क्या करते हैं? इतनी ज़्यादा पावर होती है, इसलिए इनका जो ज़्यादा प्रबल एसिड होते हैं और या फिर प्रबल क्षार होते हैं उनका टेस्ट नहीं किया जाता है। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जो दुर्बल होते हैं ना, जो इतना ज़्यादा असर नहीं डालते, जैसे कि मान लो टमाटर में अम्ल पाया जाता है, इमली में अम्ल पाया जाता है, तो उनका हम टेस्ट कर सकते हैं। अम्ल, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे? खट्टे। और जो क्षार हैं वो स्वाद में कड़वे होंगे। कैसे होंगे? कड़वे। अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल से मिलता जुलता नाम है एक इमली। क्या है? इमली। और इमली कैसी होती है? खट्टी। कैसी होती है? खट्टी। इसलिए इमली और अम्ल एक जैसे लग रहे हैं ना सुनने में। इमली खट्टी तो अम्ल भी खट्टे, और क्षार कड़वे। क्षार कड़वे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। इन पॉइंट को लिख लेते हैं। एक और बताता हूँ। देखो, अम्ल और क्षार की पहचान का तरीका है कि जो अम्ल होते हैं और जो क्षार होते हैं ये लिटमस पत्र के प्रति अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। लिटमस पत्र के प्रति अलग अलग व्यवहार दर्शाते हैं। जो अम्ल होते हैं, कौन? अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये भी लिख देता हूँ, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल, और क्षार लाल लिटमस को नीला।
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या आया सामने? अनिल। क्या आया? अनिल। अनिल से क्या याद रखना है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कौन करेगा? अम्ल। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? क्षार। ठीक है, इन दो शब्दों से याद रखने का तरीका है ये कि अम्ल को कैसे याद करना है? अनिल मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल करेगा और क्षार लाल को नीला करेगा। ठीक है, ये जो लिटमस है, कौन? लिटमस। ये क्या है? एक सूचक। क्या है? सूचक। ये सूचना दे रहा है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, बता रहा है ना, इसलिए इसे कहा जाता है सूचक। लिटमस के अलावा भी बहुत सारे सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक, बहुत सारे सूचक होते हैं। प्राकृतिक सूचक जिन्हें भगवान ने बनाया है, मतलब प्रकृति ने बनाया है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो सूचक क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे प्राकृतिक सूचक। और जो मानव ने बनाए, मानव ने जिनका निर्माण किया है, उन सूचकों को कहा जाएगा कृत्रिम सूचक या फिर संश्लेषित सूचक। और वे सूचक जो गंध देते हैं, गंध में मतलब गंध वाले सूचक, उन्हें कहा जाएगा गंधी सूचक। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और पढ़ा हमने कि अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ठीक है, ये लिख लेते हैं। चलो पहले ये लिखो, अम्ल लवण क्षार HCl NaCl NaOH। जलीय विलयन बनाएंगे तो ये H+ और Cl- में टूटेगा, ये Na+ और Cl- में टूटेगा, ये Na+ और OH- में टूटेगा। चूँकि H+ है इसलिए ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यहाँ OH- है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। कौन? क्षार। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, कौन? अम्ल। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लवण में लिखना है ये अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल भी लिख लो। HCl H2SO4 HNO3 और CH3COOH। इसका नाम है, किसी को नाम नहीं पता हो तो नाम भी लिख लेना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CH3COOH इसका नाम होगा एसिटिक अम्ल। और लवण का एग्जाम्पल है ये, इसमें लवण के एग्जाम्पल में लिख लो NaCl है, सही, NaCl और Na2SO4 और लिख लो और MgCl2। उसके अलावा एक इसका भी लिखा था KNO3। ठीक है, क्षार में एग्जाम्पल लिख लो क्षार के NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल ट्वाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और Al
OH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और ठीक है, यही बहुत है ना। ये जो NaOH है इसका सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा, MgOH का होल ट्वाइज। इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसे तो कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है। NaCl नमक को कहते हैं, और HCl अपने जठर रस में पाया जाता है पेट में। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी वगैरह होती है उनमें पाया जाता है। HNO3 गेनों को साफ करने में काम में आता है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये उतारो, वीडियो को पॉज कर लो और उतार लो और फिर वापस चालू कर लेना। देखिए दोस्तों, अब सूचक को समझते हैं। सूचक किसे कहते हैं? जो अम्ल या क्षार की सूचना देंगे उन्हें सूचक कहेंगे। अम्ल एवं क्षार की सूचना देने वाले पदार्थों को सूचक कहते हैं। ये कैसे सूचना देंगे? या तो ये अपने रंग में बदलाव करेंगे या फिर अपनी गंध में बदलाव करेंगे। रंग या गंध बदलकर पहचान करवाएंगे कि ये अम्ल है या क्षार है। ये अपने रंग एवं गंध को बदलकर अम्ल या क्षार की पहचान बताते हैं। ये 3 तरीके के हो सकते हैं: प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधी सूचक। प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति ने जिन्हें बनाया हो, जैसे कि पेड़ पौधे, उनसे प्राप्त होने वाले सूचक, जैसे हल्दी, गोभी, लिटमस पत्र, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरानियम। कौन? हल्दी, गोभी, उसके अलावा लिटमस पत्र, हाइड्रेजिया, पिटूनिया और जेरानियम। हाइड्रेजिया, पिटूनिया और जेरानियम, ये सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ये पौधों के नाम हैं, ये जो लिटमस पत्र है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन जो कवक और शैवाल होते हैं। कौन कौन? एक जो जंतु जगत है और पादप जगत, मतलब जो जितने भी जीव पाए जाते हैं ना इस संसार में, उन्हें जगत में डिवाइडेशन किया गया है। उन्हें जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उन्होंने जगत में बांटा है। तो जो उनमें से एक कैटेगरी है जगत के अंदर से शैवाल और कवक, है ना। तो शैवाल और कवक के मिलने से जो बनते हैं उन्हें कहा जाता है लाइकेन, और लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्र। ये एक बैंगनी रंग का रंजक होता है। जब ये बैंगनी रंग का होता है उस वक्त न तो अम्लीय प्रकृति दर्शाता है न क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, उदासीन प्रकृति दर्शाता है उस वक्त। और जब ये कोई नीला लिटमस पत्र होता है वो लाल हो जाता है। वो लाल कब होगा? अम्ल की उपस्थिति में। जब किसी नीले लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डालेंगे, तो अम्लीय विलयन में डालने के बाद वो जो नीला लिटमस पत्र है वो लाल कलर का हो जाएगा, है ना। और मेरे पास कोई क्षारीय विलयन है, उसमें यदि मैं कोई लाल लिटमस पत्र डालूंगा तो डालने के बाद वापस चेक करके देखूंगा तो कौन से कलर का हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। यदि मेरे पास में कोई लवण है, NaCl है ना, तो अगर इसमें मैं नीला लिटमस पेपर डालूंगा, कौन सा? नीला, तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। इसमें मैं लाल लिटमस पेपर भी डालूंगा तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा। अम्ल क्या कर रहा है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहा है। यदि मैंने नीला लिटमस पेपर डाला किसी अम्ल में तो वो नीला लिटमस पेपर कैसा हो गया? लाल हो गया। यदि मैं उस अम्ल में ही नीला लिटमस पेपर डालूं तो उस पर कोई असर नहीं करेगा, वो लाल का लाल ही रहेगा, है ना। और दोनों लिटमस पेपर डाल के देखने हैं। यदि दोनों में से किसी एक के ऊपर असर आ गया तो वो उस वाला, और दोनों के प्रति उदासीन रहा, न तो लाल को नीले में किया न नीले को लाल में किया, तब जाके वो कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा? वो रखा जाएगा लवण वाली कैटेगरी में। यहाँ ये सूचक है हल्दी, गोभी, लिटमस पत्र, हाइड्रेजिया, पिटूनिया, जेरेनियम। एग्जाम्पल प्राकृतिक सूचक में लिख लो। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त होने वाले सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाएंगे। कृत्रिम सूचक, जिन्हें मानव निर्मित या फिर संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है। जो कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक होते हैं इनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। वे सूचक जिनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। कौन कौन से कृत्रिम सूचक? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन। कौन कौन से? मेथिल ऑरेंज और
फिनोल्फिथिलीन। कौन कौन से? मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन। ये नाम याद रखने जरूरी है। प्राकृतिक सूचक के नाम याद रखने, कृत्रिम सूचक के नाम याद रखने, और गंधी सूचक कौन से होंगे? गंधी सूचक वो होंगे जो अपनी गंध बदलकर अम्ल और क्षार की सूचना का ज्ञान देंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपनी गंध बदल देते हैं, वे सूचक गंधी सूचक कहलाते हैं। सूचक जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में गंध बदलते हैं, गंधी सूचक कहलाते हैं। गंधी सूचक के एग्जाम्पल कौन कौन से? प्याज एवं लौंग का तेल। ये लिख लो, वीडियो को पॉज कर लेना। देखो अब देखते हैं कि अम्ल या क्षार जो होते हैं वो धातु से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं, अभिक्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं, है ना। तो अम्ल की धातु से अभिक्रिया करवा के देखनी है, और कोई क्षार है उसकी भी धातु से अभिक्रिया करवा के देखनी है। एक अम्ल लेता हूँ मैं, ये HCl। कौन? HCl एक अम्ल है, अभी देखा हमने। इसकी किसी धातु से अभिक्रिया करवाते हैं। धातु बहुत सारे होते हैं, सोना, चांदी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा, ये धातु हैं, है ना, जिंक। तो इससे मैंने अभिक्रिया करवाई, किसकी? सोडियम की अभिक्रिया करवाई। तो ये एक समीकरण बन गई, HCl + Na। क्या होगा? देखो, HCl + Na, है ना, HCl + Na। ध्यान से देखो, पहले पार्ट में हम ये समीकरण पढ़ चुके हैं। क्या होगा? एक तो कंपाउंड है और एक तत्व है ना। याद करो, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर सोडियम एक अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन को इसके यौगिक HCl में से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और H अलग चला जाएगा और यहाँ पर खुद उस यौगिक में आ जाएगा, NaCl बन जाएगा। चूँकि H अकेला नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये अस्थायी है, इसलिए वायुमंडल में H2 के रूप में पाया जाएगा, इसलिए H2 अलग हो जाएगा और वहाँ पर Na आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Na। ये समीकरण कैसे बनती है? देखो इधर, HCl + Na। क्या होगा? Na यहाँ चला जाएगा, H बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? NaCl + H2। संतुलित करेंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी 2 हो चुके हैं। अब इस क्लोरीन को इधर भी बराबर करने के लिए इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा। इधर क्लोरीन 2 हो चुके हैं, लेकिन क्लोरीन के साथ साथ सोडियम भी 2 हो गए हैं इधर को, तो यहाँ भी सोडियम 2 करने पड़ेंगे। इस तरीके से ये समीकरण संतुलित की जाती है ना। लेकिन देखा क्या हमने? अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे? NaCl और H2 गैस। NaCl क्या है? अभी पढ़ा, NaCl एक लवण है। क्या है? लवण है। ये क्या है? HCl है अम्ल। HCl क्या है? अम्ल। Na क्या है? धातु। क्या है? धातु। अम्ल और धातु की जब रिएक्शन हुई तो क्या बना? एक तो लवण और साथ में एक गैस बनी। कौन सी गैस बनी? H2 गैस बनी। कौन सी गैस बनी? H2 गैस। तो चूंकि ये गैस है, इसलिए जैसे ही अभिक्रिया होगी गैस बनेगी, तो गैस वायुमंडल में मुक्त होगी मतलब ऐसे तीर का निशान लगा सकते हैं। और इनका यदि भौतिक अवस्था दिखानी हो तो क्या लिखेंगे? गैस। NaCl का जलीय विलयन है ये, तो यहाँ पर हम AQ लिख सकते हैं, है ना। पर इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें जो चीज़ समझनी थी वो अपने सामने आ गई कि जो अम्ल होते हैं और अम्ल धातु से अभिक्रिया करने के बाद में लवण बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं, या फिर अम्ल और धातु की अभिक्रिया होने पर लवण और H2 गैस बनती है। ठीक है।
ये तो अम्ल की बात हो गई। अब एक क्षार की भी बात कर लेते हैं। किसकी बात? क्षार की। एक क्षार लेता हूँ अपने सामने। ये देखो, जिस तरह से HCl धातु से अभिक्रिया करके NaCl बनाया और H2 गैस मुक्त हुई। ये Na यहाँ आ जाएगा, अधिक क्रियाशील होने के कारण H2 निकल जाएगा, है ना। जिस तरह से ये अम्ल, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने HCl, तो यहाँ पर H2 गैस मुक्त हुई और NaCl बना। यहाँ पर HCl की बजाय यदि मैं यदि मैं H2SO4 HNO3 कोई अलग तत्व भी लेता तो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। अब क्षार के बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले अब क्षार देखते हैं, है ना। सभी अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और H2 गैस बनाते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं सभी क्षार ऐसा नहीं करते। कुछ ही क्षार ऐसा काम करते हैं कि क्षार और धातु मिलकर लवण और H2 गैस बनता है। देखते हैं, जैसे एक क्षार लिखता हूँ मैं NaOH। कौन है? NaOH। इसकी क्रिया धातु से कराओ, इसमें खुद में Na है तो किसी अधिक क्रियाशील से कराना पड़ेगा, जिंक से इसकी रिएक्शन करवा दी, ठीक है। हम जानते हैं जिंक, हम क्यों जानते हैं? क्योंकि पहले पार्ट में लिखा रखा है मैंने कि सोडियम के ऊपर +1 लिखा होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 लिखा होता है, जिंक के ऊपर भी +2 लिखा होता है ना। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से एक H हटने की बजाय 2 H हटेंगे। कितने? 2। लेकिन यहाँ पर एक ही H है, इसलिए हमें इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, ये यहाँ 2 लेंगे तो ये कैसे क्या कहलाएंगे? यहाँ से H2 निकल जाएगी, ये H2 पहले से निकल गई, है ना। 2 H निकल गई, क्या बचे? 2 Na बचे, Na2, जिंक आ गया Zn और 2 ऑक्सीजन बचे। तो क्या बनाया? क्षार और धातु की अभिक्रिया करने पर इसमें H दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसलिए ये न अम्ल है न क्षार है। क्या है? लवण। क्या है? लवण। तो ये भी लिख लेते हैं हम कि क्षार और धातु क्रिया करके लवण और H2 गैस मुक्त करते हैं। लवण बनाते हैं और H2 गैस मुक्त करते हैं। अम्ल भी लवण बना रहा था और H2 गैस मुक्त करा था, क्षार ने भी लवण बनाया, H2 गैस मुक्त किया। लेकिन ये सभी क्षार ऐसा काम नहीं करते हैं। सभी क्षार लवण और H2 गैस मुक्त नहीं करते, कुछ ही क्षार ऐसे होते हैं, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया लिख लेते हैं, जिसका हमें रिजल्ट पता चल चुका है। क्या हुआ? यदि मैं पूछूं आपसे कि अम्ल और क्षार मिलकर क्या क्या बनाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? अम्ल और क्षार मिलकर एक तो लवण बनाते हैं और साथ में H2 गैस मुक्त करते हैं, ठीक है। कैसे याद रखना है कि अम्ल और क्षार अगर याद नहीं आए तो अम्ल धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो एक अम्ल कौन सा सोचना है? HCl एक अम्ल है, धातु कौन है? Na, है ना। तो क्या होगा? वो H निकल जाएगा, H निकल जाएगा और Na वहाँ आ जाएगा, NaCl बन गया। H निकला मतलब H2 गैस बनेगी, तो NaCl क्या है? लवण। लवण और H2 गैस बनी, ठीक है। तो अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और H2 गैस बनाते हैं, क्षार भी धातु से क्रिया करके लवण और H2 गैस बनाते हैं, लेकिन सभी क्षार ऐसा नहीं करते, ठीक है। ये लिख लेते हैं। ये देखो, अम्ल और क्षारक की धातु से अभिक्रिया लिख लेना। पहले अम्ल की लिख लो, फिर क्षारक की लिख लेना, है ना। कॉपी का पेज बढ़ाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों को एक साथ। HCl प्लस Na, HCl अम्ल है, Na धातु है, इनके मिलने से NaCl और H2 बना। NaCl लवण है और H2 तो गैस है सही। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, लवण बनाते हैं
तथा H2 गैस मुक्त करते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, यदि H2 कोई गैस है, गैस तो मुक्ति होगी। क्षारक भी ऐसे ही करते हैं, लेकिन सभी क्षारक धातु से क्रिया करके लवण और H2 गैस नहीं बनाते हैं। तो ये यही लिख रखा है यहाँ, क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण और H2 गैस बनाते हैं। क्षारक भी धातु से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं तथा H2 गैस मुक्त करते हैं, लेकिन सभी क्षारक ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, उतारो ये लिखा रहा है, लेकिन सभी क्षारक ऐसा नहीं करते हैं। अम्ल धातु की एक अभिक्रिया और लिख लो। ये एक अम्ल है H2SO4, इसकी क्रिया जिंक से करवा देते हैं। जिंक भी H2 से मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए इसे भी विस्थापित कर देगा। तो क्या बनेगा, ZnSO4, और जो हाइड्रोजन परमाणु हैं ये हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएंगे। ठीक है, H2 ये लिख लो। ठीक है, यहाँ भी ये अम्ल धातु से क्रिया करके लवण और H2 गैस बनी। लिखो ये, देखो अभी तो हमने क्या पढ़ा, अम्ल एवं क्षारक की धातु से अभिक्रिया। ठीक है, अब सोचो यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता होगा। शुरुआत में बताया था मैंने कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, अम्ल एवं, ये तो लिख लेना आपने, इन्हें मिटा के दोबारा लिखना है। मतलब मैं तो मिटा रहा हूँ, लेकिन आपको वापस अगले पेज में लिखना है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया। तो देखो जैसे HCl तो अम्ल ही सही। ठीक है, HCl तो अम्ल ही सही। यहाँ पर एक क्षार लिखना है तो क्षार लिख लेता हूँ मैं, NaOH। NaOH क्षार है, ये अम्ल है। तो क्या होगा, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो द्विस्थापन अभिक्रिया होगी। NaCl तो बनेगा ही सही, साथ में H और OH अलग हो जाएंगे, है ना। ये H और OH अलग हो जाएंगे, क्या बनेगा, HOH। और HOH किसे कहते हैं, जल को। HOH को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, H2O। कैसे लिख सकते हैं, H2O। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके, क्या अम्ल और क्षार ने अभिक्रिया करके क्या बनाया, NaCl क्या है, लवण, और ये क्या है, जल। ठीक है, तो ये लिख लो कि हेडिंग लगाओ, अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, क्षार कड़वा। अम्ल क्या करता है, जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्षार क्या करता है, OH- आयन देता है। जब अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो ये एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देंगे, मतलब उदासीन हो जाएंगे, न तो अम्लीय रहेंगे न ही क्षारीय रहेंगे, एक दूसरे के गुणों को खत्म कर देंगे। इसलिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, अम्ल और क्षार के मिलने से लवण और जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते, उदासीन कर देते हैं। लिख लो ये, अम्ल और क्षार मिलकर, अम्ल और क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है,
अगर मैं ये बात नहीं लिखता तो भी इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, ये अम्ल है तो अम्ल, ये क्षार है क्षार, लवण है लवण, जल है जल। लेकिन ये स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है ना। परीक्षा में प्रश्न आएगा यदि अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाने पर क्या बनता है, तो उसमें सिर्फ रिएक्शन ही नहीं लिखनी है, रिएक्शन लिखने के साथ साथ ये स्टेटमेंट भी लिखना है ना। अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं तथा एक दूसरे के गुणों को उदासीन कर देते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लिख लेना, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आज हमने अम्ल एवं क्षार एवं लवण की सामान्य पहचान देखी। अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, क्षार को कैसे पहचाना जाता है, लवण को कैसे पहचाना जाता है। फिर उसके बाद सूचक देखे, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, गंधी सूचक। फिर हमने देखा कि अम्ल होते हैं, अगर वो धातु से क्रिया करेंगे तो क्या बनता है, बताओ क्या बनता है। अम्ल धातु से क्रिया करने पर एक तो लवण बनता है, साथ में H2 गैस मुक्त होती है। और इसके बाद यदि मैं कहूँ कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, साथ में H2 नहीं H2O मतलब जल बनता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण के साथ में H2 गैस बनेगी। अम्ल क्षार से क्रिया करेगा तो लवण के साथ में जल बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, क्षार के साथ में भी वैसे ही होगा। अम्ल नहीं क्षार धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं, साथ में H2 गैस मुक्त करेंगे, है ना। और क्षार अम्ल के साथ में भी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। आगे क्षार लिख दो, पीछे अम्ल लिख दो, फिर भी इधर तो ये बनेगा, है ना, लवण और जल। जैसे 2 और 3 कितने होते हैं, 5। अगर मैं कहूँ 3 और 2 कितने होंगे, तब भी 5 ही होंगे, है ना। अम्ल में क्षार मिलाओ या क्षार में अम्ल बनाओ, क्या बनेगा, लवण और जल। आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक अगली क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।